फ्रेंड्स, लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ पे बहुत सारी वीडियोस कर ली हैं। इसके आगे भी बहुत कुछ करना है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आइडेंटिटी कार्ड है। प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। इसके बारे में एक एक डिटेल आज हम बात करेंगे, एक एक डिटेल के बारे में बात करेंगे। अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड करना, और अगर ये वीडियो ज़्यादा समय लेता है, अगर ज़्यादा लंबा होता है तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। अगर समय ज़्यादा नहीं लेता है तो इसको मैं एक ही पार्ट में अपलोड कर दूँगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रीएम्बल के पार्ट में हम लोग काफ़ी डिटेल में प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीएम्बल के एक एक चीज़ के बारे में पूरा कॉन्सेप्चुअली अध्ययन करेंगे, और प्रीएम्बल के साथ साथ उससे रिलेटेड जो इधर उधर की बातें होंगी उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन ये मेरा दावा है कि लास्ट तक अगर आप वीडियो को देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए, ये काफ़ी अच्छा वीडियो होगा और आपके नॉलेज में काफ़ी अच्छी वृद्धि करेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, किन किन ज्यूरिस्ट ने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। इंग्रेडिएंट्स के अलावा कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स जो प्रीएम्बल में यूज़ किए गए हैं उन कीवर्ड्स के बारे में काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक विवाद रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, क्योंकि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के बाद उसमें इन्हें शामिल किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, और अमेंड किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो अमेंडमेंट अगर किया जा सकता है तो कब किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट्स के कुछ डिसीजंस हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उनके बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या क्या डिसीजंस हैं। तो वीडियो अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो लेट्स गो। पहले स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट से। तो टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट में सबसे पहले हम देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम भारत के लोग भारत को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या बनाना चाहते हैं, सोवरेन बनाना चाहते हैं, सोशलिस्ट बनाना चाहते हैं, सेकुलर बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं, रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। और इन जो ये वर्ड्स हैं इनके बारे में आगे बात करेंगे। जो कीवर्ड्स हैं जो इसमें हमने यूज़ किए हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स को हम सिक्योर करना चाहते हैं क्या, जस्टिस। जस्टिस में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस के 3 डायमेंशंस हैं, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, प्रमोट एमंग देम ऑल। एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्नी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड की भावना को हम देना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं ऑल सिटीजन्स के। ठीक है, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब हम 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम एडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, और अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम खुद को देते हैं। किस डेट को, 26 नवंबर 1949। अब फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जिस दिन हमने एडॉप्ट किया था तो 26 नवंबर को हर साल हम
कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन डे पे एक मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा या आई बटन में भी दे दूँगा, आप उसको भी ज़रूर देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ फैक्ट्स जानते हैं। सबसे पहले प्रियम्बल के बारे में हम सबसे पहले फैक्ट जानते हैं। तो एक फैक्ट तो सबसे पहला फ्रेंड्स है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ आया था? यूएसए में आया था। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। प्रियम्बल है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखते होंगे कई सारे बुक्स होते हैं, तो बुक्स के आगे एक प्रीफेस का पेज होता है। तो प्रीफेस पढ़ने से बुक के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि ये बुक है किस बारे में। तो हमारे प्रियम्बल को पढ़ने से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओवरव्यू है वो समझ में आ जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है, किस तरह का है, क्या बात करता है। समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसेंस और समरी मतलब एसेंस मतलब निचोड़, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ है प्रियम्बल। हमारा प्रियम्बल पढ़ के कोई भी समझ जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस दिशा में चल रहा है और किस दिशा में ये हमें ले जाना चाहता है। तो हमने जो बताया था कि एन ए पालखी वाला एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने कहा था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं, धीरे धीरे आगे और जानते रहेंगे। प्रियम्बल किस चीज़ पे बेस्ड है? तो फ्रेंड्स प्रियम्बल बेस्ड है एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि ड्राफ्ट किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ड्राफ्ट किया था और उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया था। इसको मूव करना मतलब आप लीगल लैंग्वेज समझते हैं, तो मूव करना मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखना, पुटअप करना। तो उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया, उन्होंने ही इसे मूव किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एडॉप्ट कर लिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इस पे बेस्ड है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये फैक्ट में आता है। तो एक क्वेश्चन जो हमने कहा था कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है या नहीं, स्टार्टिंग में जो हमने बात की थी, तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है, इसी से पता चल जाता है। लेकिन आप ये मत समझो कि इससे पता चल गया तो आपका सारा क्वेरी सॉल्व, ऐसा नहीं है। क्योंकि अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये कब डिसाइड हुआ था और क्या हुआ था, उसमें कितने केसेस इस पे हुए थे, ये सब अभी जानना है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप जानते भी होंगे तो पूरा वीडियो जब देख के आप निकलेंगे यहाँ से तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और अगर नया मिले तो साथ में आपके दिमाग में ये प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा चैप्टर है, पूरा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में छप जाएगा। तो इस अमेंडमेंट से, जैसे हमने पढ़ा सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड इस अमेंडमेंट से हमने जोड़ा था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट कब आया था? 1976 में। 1976 में 42nd अमेंडमेंट, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अमेंडमेंट से बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स को अमेंड किया गया था, बहुत सारे पार्ट्स चेंज किए गए थे। ये एक अलग विषय है, इस पे हम 42nd अमेंडमेंट पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे, काफ़ी डिटेल्ड होगा वो भी, कि 42nd अमेंडमेंट में ही क्या हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल हम लोग ये पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि प्रियम्बल का टेक्स्ट क्या है। अब आते हैं फ्रेंड्स इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रियम्बल। हमने क्या बात किया था कि हम बात करेंगे किन किन चीज़ों का, इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रियम्बल की भी बात करेंगे। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल, सबसे पहले क्या है? सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमने क्या वर्ड पढ़ा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब पीपल ऑफ इंडिया जो है वो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो हमारे इंडियन स्टेट का नेचर क्या है? तो नेचर है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो हम इंडिया को बनाना क्या चाहते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट,
सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हम इन प्रिंसिपल्स पे अपने स्टेट को, अपने इंडिया को बनाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब नेचर यही होगा हमारा, सोवरेन नेचर होगा, सोशलिस्ट नेचर होगा, सेकुलर नेचर होगा, डेमोक्रेटिक नेचर होगा, रिपब्लिकन नेचर होगा। इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे, इन सारे वर्ड्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा, हम पाना क्या चाहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से? जस्टिस पाना चाहते हैं, लिबर्टी पाना चाहते हैं, इक्वलिटी पाना चाहते हैं और फ्रेटर्निटी पाना चाहते हैं। जस्टिस में भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस पाना चाहते हैं। लिबर्टी में भी लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप पाना चाहते हैं, ठीक है। इक्वलिटी में भी वही हाल है, इक्वलिटी में अपॉर्चुनिटी सब कुछ पाना चाहते हैं। फ्रेटर्निटी भी पाना चाहते हैं, फ्रेटर्निटी मतलब ऑल इंडिया में ब्रदरहुड एक हो। एडॉप्शन का डेट क्या है? 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन डे वाला भी वीडियो आप देखना, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। अब कीवर्ड्स क्या क्या हैं प्रीएम्बल में हमारे, हमने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, जानना चाहिए। सबसे पहले हमने यूज़ किया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में यूज़ किए हैं। सबका काफ़ी वास्ट मीनिंग है, काफ़ी अच्छा इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सोच रहा है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं सोवरेन के बारे में। फ्रेंड्स, सोवरेन क्या होता है? सोवरेन और इंडिपेंडेंट, ये इन दोनों में बारीक सा फर्क है। सोवरेन का मतलब है कि आप पे बाहरी दबाव बिल्कुल नहीं होगा, आप अपनी मर्जी से जो करना होगा सो करेंगे, पूरी तरह से। इंडिपेंडेंट का ही जो अगला रूप है, इंडिपेंडेंट का जो विशाल रूप है वो है सोवरेन, सॉवरेंटी। तो इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंट नॉर डोमिनियन, इट्स फ्री टू कंडक्ट इट्स ऑन एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स। इंडिया ना ही किसी देश पे डिपेंडेंट है, ना किसी देश का डोमिनियन है। अंग्रेजी शासन में हम क्या थे? पहले डोमिनियन थे। Being sovereign, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of foreign state. फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा? इंडिया सोवरेन होने के नाते किसी भी फॉरेन टेरिटरी को अपने में एक्वायर कर सकता है, या फिर अपना कोई भी पार्ट, कोई भी टेरिटरी फॉरेन नेशनल को, फॉरेन देश को भी दे सकता है। अभी अभी हमारा बांग्लादेश और इंडिया में कुछ सालों पहले एक एग्रीमेंट जो हुआ था, कुछ पार्ट हमने बांग्लादेश के लिए थे और कुछ पार्ट हमने अपने बांग्लादेश को दिए थे। तो इस तरह से हम पूरी तरह आज़ाद हैं। जैसे हमने कई सारे स्टेट्स को अपने इंडिपेंडेंस के बाद अपने आप में एक्वायर किया है, जैसे गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, सिक्किम हो गया, ये सारे हो गए। उस तरह से हमने अपने स्टेट, अपने देश में उन लोगों को एक्वायर किया है। नेक्स्ट, अब इसके बाद एक वर्ड आता है फ्रेंड्स, सोशलिस्ट। ये सोशलिस्ट कब जोड़ा गया था? तो 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। पहले ये सोशलिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट नहीं था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट इफेक्ट से मुक्त था, नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे कि हमारा देश सोशलिस्ट बने, लेकिन इसमें भी होता क्या है कि सोशलिस्ट कंटेंट, सबसे पहले हम जानते हैं सोशलिस्ट कंटेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे कहाँ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आता है, एक पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में हम काफ़ी अच्छा, ये चैप्टर है, काफ़ी मैंने बढ़िया वो है, एक प्रिंसिपल है हमारे देश का। तो इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जैसे जैसे इन जगहों पे पहुंचते जाएंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग हुई है, अभी तो प्रीएम्बल्स हमने स्टार्ट किया है, इसके बाद आर्टिकल 1, 2, 3 ऐसे करते जाएंगे। तो उसमें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी एडॉप्टेड रिजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन ऑफ दिस सेशन, इसके बारे में उसमें बात किया था। अब थोड़ा सा हम सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं। जैसे सोशलिस्ट हम अपने देश को बनाना चाहते हैं, तो इसके पहले थोड़ा हमें जानना होगा कि सोशलिज्म क्या होता है। सोशलिस्ट हम क्यों बनाना चाहते हैं? तो सोशलिज्म हमारे देश में दो तरह का सोशलिज्म होता है। दो तरह के सोशलिज्म में हमारे देश में कौन सा सोशलिज्म है, अब इसके बारे में जानेंगे इसमें।
एक सोशलिज्म होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दूसरा कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। फ्रेंड्स, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म आपने हमेशा बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे मतलब बहुत बार नाम सुना होगा कम्युनिस्ट। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में अंतर क्या है? तो हमारे देश में सबसे पहले तो बता दूं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जैसे एक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म सबसे पहले जानते हैं, फिर डेमोक्रेटिक जानना इजी हो जाएगा। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म का है कि जितने भी प्रोडक्शन के मीन्स हैं, प्रोडक्शन के तरीके हैं, जितने भी फैक्ट्रीज हैं, जो भी चीज़ है देश का, सब कुछ नेशनलाइज कर दो। ठीक है, हर चीज़ नेशनलाइज्ड हो जाए और उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी नेशनलाइज कर दो। सरकार उनका ख्याल रखेगी, सरकार ही नागरिकों में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दो, एबोलिश कर दो, प्राइवेट प्रॉपर्टी रहे ही नहीं। ठीक है, ये हो गया कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। इसको एक तरह से स्टेट सोशलिज्म भी कहा जाता है। तो स्टार्टिंग में 1917 में कम्युनिस्ट सोशलिज्म को फॉलो किया था यूएसएसआर, रसिया, जो कि आज रसिया है। आज कम्युनिस्टिक सोशलिज्म चाइना फॉलो करता है, लेकिन चाइना भी 100% नहीं फॉलो करता है। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है फ्रेंड्स? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। गवर्नमेंट सोशलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो तो करती है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों में समानता की बात हमारी गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों को मौका मिलता है। जहाँ ज़रूरत होती है पब्लिक सेक्टर काम करे वो पब्लिक सेक्टर काम करती है, जहाँ ज़रूरत हो प्राइवेट सेक्टर काम करे वो प्राइवेट सेक्टर काम करती है। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में कहा था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जो है वो मार्क्सिज्म का है, मार्क्स का सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से ही कम्युनिज्म की स्टार्टिंग हुई थी। तो वो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है कि हमारा जो सोशलिज्म है वो मार्क्सिज्म और गांधीज्म दोनों पे मतलब बैलेंस बना के चलता है, दोनों का मिक्सचर है। लेकिन ये गांधीयन सोशलिज्म के टुवर्ड्स लीनिंग है, मतलब उसकी तरफ झुकाव रखता है। ठीक है, लेकिन जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसी आई नई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के, तो थोड़ा बहुत हमारे सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स को ये डाइल्यूट किया है। सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स के खिलाफ कुछ काम हुआ है, लेकिन स्टिल हम लोग सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, सेक्युलर। अब नेक्स्ट में जब सेक्युलर वर्ड आता है तो सेक्युलर वर्ड भी ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, वो प्रियम्बल में ऐड किया गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले से सेक्युलर नेचर का था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जो था वो सेक्युलर था। और कॉन्स्टिट्यूशन तो छोड़ दो, हमारे देश का ही नेचर सेक्युलर है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी कम्युनिटी ऐसा नहीं रहा है जो कि इंडिया में जिसका परसिक्यूशन हुआ है। थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन और थोड़ा बहुत जो भेदभाव, ये सब तो हर समाज में चलता है, और समाज में गरीबी के नाम पे या फिर किसी भी तरह से चलता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है। किसी भी कम्युनिटी को यहाँ रहने से मना नहीं किया गया, किसी भी कम्युनिटी पे ज़बरदस्ती कुछ थोपा नहीं गया है। ये स्टार्टिंग से रहा है, हमारे डीएनए में ही सेकुलरिज्म है। 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म के बारे में ये कहा था, ऑल्दो द वर्ड सेक्युलर वाज not expressly mentioned in the constitution, there can be no doubt that constitution makers wanted to establish such a state, and accordingly article 25 to 28 guaranteeing the fundamental rights to freedom of religion have been included in the constitution। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कहा था। ठीक है, सेक्युलर वर्ड ऐड करने से पहले, सेक्युलर वर्ड प्रियम्बल में ऐड करने से पहले। फ्रेंड्स, एक चीज़ और जान लो, अब इसमें तो मतलब ये प्रियम्बल से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा जान लेना चाहिए, मतलब बाहर का नॉलेज भी रखना चाहिए। जैसे हमने बताया था कि प्रियम्बल से जुड़ा इधर उधर का नॉलेज भी मैं दूंगा थोड़ा बहुत। तो नेशन बेस, जैसे रिलीजन के बेसिस पे
तीन तरह के हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं लेकिन मेनली हम तीन तरह की बात करेंगे। एक होता है एथेइस्टिक नेशन, एक थियोक्रेटिक नेशन, तीसरा सेक्युलर नेशन। एथेइस्टिक नेशन होता है, एथेइस्ट का मतलब होता है नास्तिक, वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देते हैं, धर्म वहाँ एक तरह से प्रोहिबिटेड होता है, बैन होता है। जैसे पहले यूएसएसआर था, आज चाइना है, बहुत सारे जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, जो कम्युनिस्टिक सोशलिस्ट हैं, वो धर्म को मान्यता नहीं देते हैं। दूसरा है थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक का मतलब कि स्टेट एक अपना ऑफिशियल रिलीजन रखता है और उस रिलीजन के हिसाब से देश चलता है। जैसे आप मिडिल ईस्ट के कंट्री ले लो, इस्लामिक कंट्री ले लो, कुछ क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। और सेक्युलर वो होता है, सेक्युलर में भी दो तरह का होता है। अब इसी में हम आगे पढ़ लेंगे। सेक्युलर भी दो तरह का होता है, इंडियन सेक्युलरिज्म अलग होता है, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म अलग होता है। सेक्युलर का मतलब होता है कि स्टेट और रिलीजन बोथ आर सेपरेट। अब कंप्लीट सेपरेशन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कहता है, लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म थोड़ा सा इस पे अपना विचार डिफर करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में स्टेट को रिलीजन से डिफर किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इंडिया में धर्म का प्रभाव इतना अधिक है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, उनका स्ट्रेंथ चाहे कुछ भी हो, 200 हो उनकी जनसंख्या, या 2000 हो या 2 हो, हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। उसका स्टेटस सेम है और स्टेट से सेम सपोर्ट मिलेगा। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि स्टेट और रिलीजन साफ अलग हैं, स्टेट को रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये फर्स्ट पार्ट था। उम्मीद है फर्स्ट पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए हमने इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कुछ पार्ट्स में इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड करूँगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आपको पता ही क्या करना है। धन्यवाद।